किसी भी प्रदेश के लिए पुलिस व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था उसके हाथों में होती है। मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जो 2 साल 7 महीने प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में रखा और काफी बेहतर तरीके से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जी हां, कल का दिन उनका कुछ ऐसा ही था जो कि यादगार पल के साथ हमारे सामने आएंगे। हम बात कर रहे हैं नंदन दुबे साहब के, जो कि डीजीपी थे कल तक, आज वो घर पर हैं। वो कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे पल हम उनके साथ शेयर करना चाहेंगे। नंदन जी, आपका स्वागत है। 2 साल 7 महीने का कार्यकाल बतौर पुलिस महानिदेशक, प्रदेश का कैसा रहा आपका? काफ़ी इसमें कई चीज़ों में काफ़ी संतोष था। कुछ बीच बीच में कुछ समस्याएं उठी, कुछ अपराध हुए, लेकिन वो पूरा एक चुनौती के रूप में जब लिया तो अंततः वर्कआउट हुए। एक आध दो प्रकरणों को छोड़ के बाकी सभी में सफलता मिली है। अमूमन ये होता है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो कहते हैं कि अगर आपको रिफॉर्म करने हैं, अगर आपको व्यवस्था को ठीक करना है तो आपको एक समय चाहिए। 2 साल 7 महीने का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको कितना संतोष और कितना असंतोष कि आपने ये किया जो चाहते थे, और ये चाहते थे ये नहीं कर पाए। इसमें जो हमारी अभी 44 योजनाएं जो कि मंजूर हुई हैं राज्य योजना आयोग से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, और अब उसमें जो बजट भी अब इस साल से मिलने लगा है, कुछ प्रशासकीय स्वीकृतियां भी मिल गई हैं, तो अब ये जितनी भी योजनाएं इंप्लीमेंट होंगी तो इससे जो मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। डायल 100 जैसे स्कीमें, जैसे रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, और पुलिस का जो मौके पे पहुंचना है, जहां शिकायत हुई वहां पर पहुंचना, वो काफ़ी त्वरित गति से होगा। इसके साथ ही साथ जो सर्वेलेंस सिस्टम है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो पुलिस लाइन में की जो गंदगी है उसके उन्मूलन के जो प्रयास हैं, पुलिस ट्रेनिंग के लिए जो नए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स हमें मिलेंगे, इन सभी से एक जो फोर्स है इसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा। यानी क्वांटिटी भी शासन ने बढ़ाई है, वो भी एक काफ़ी अच्छा कदम रहा है राज्य शासन का। हमें काफ़ी इसमें सपोर्ट मिला जो स्वीकृतियाँ उन्होंने दी हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइड वाली बात हुई। इससे हमारा जो प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं, जो नीचे के अधिकारियों की, कांस्टेबल की खास तौर से, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ये बड़े अधिकारियों के तो कहीं ना कहीं से हो ही जाते हैं प्रमोशन, लेकिन ये जिनका सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जनता से कांटेक्ट में यही आते हैं। हमारे आचार व्यवहार की जो जजमेंट है वो भी इनके आचार व्यवहार से होती है। वो एक नेग्लेक्टेड कार्डर था, लेकिन अब इसमें काफ़ी फ़र्क हुआ। कुछ हज़ारों की अनेक यानी 10-15 हज़ार लोग जो टोटल इसमें विभिन्न स्तरों पे प्रमोट हुए, तो उससे एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। लोगों को अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने की एक उसमें उनको फ़ायदा दिखने लगा है। तो अपने रिकॉर्ड की चिंता जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा एक कंपटीशन इन सभी स्तर के कर्मचारियों में होगा। चूंकि पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज को न्याय दिलाने की, जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए लड़ाई लड़ने की। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन अगर सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर है तो पुलिस भी है। और पुलिस के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि करप्ट हैं पुलिस के कई अधिकारी। कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने में आई जिन अधिकारियों के ऊपर महिलाएं ने आरोप लगाए, और उनको चाहे जिसमें कई बड़े स्तर के अधिकारी, इस तरह के छोटे मोटे मामले आते रहे। चूंकि वो भी समाज का हिस्सा हैं, वो भी मानव हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो विभाग बदनाम भी होता है। क्या कुछ ऐसी योजना, कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे कम से कम ऐसा विभाग जिसको हर कोई इज्जत के नजर से देखे, वो कुछ ऐसा प्रयास? एक इसमें प्रोएक्टिव मेजर जो हम लोगों ने सजेस्ट किया वो है कि ये सर्वेलेंस टीवी, जो अपना जो सीसीटीवी कैमराज जो होते हैं, ये हमारे पुलिस स्टेशन में, हमारे लॉकअप में भी आप रखें, जहाँ पे हम रिपोर्ट लिखते हैं वहाँ भी रखें, और पुलिस स्टेशन के बाहर वाला क्षेत्र है उसको भी कवर करें जी। तो इसमें ये भी, इसमें इनकी हर दिन की जो भी कारगुजारी है या जो भी उन्होंने किया है, अच्छा बुरा दोनों तरह का, वो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड टाइम से, अपने समय से पहले हमें मिल जाए। जो उसका अधिकारी, उसकी ड्यूटी होगी कि उसको ठीक से देखे, वो पूरा फीड है। मॉनिटरिंग कहाँ किया जाएगा? नेक्स्ट लेवल पे मॉनिटर होगा उसके अधिकारियों के लेवल पे, एसपी के यहाँ भी उसका फीड जाएगा। तो ये एक मॉनिटरिंग का जो सिस्टम, यानी इजराइल में काफ़ी इफेक्टिवली हो रहा है। इजराइल की पुलिस आपको कभी रोड पे नहीं दिखेगी, लेकिन उनके पास सभी कुछ होता है, क्योंकि उनके कैमराज ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उन्होंने रखे हुए हैं। 360 उनका पूरा सर्वेलेंस है जी। और जब आप आम आदमी भी जब वापस खासतौर से बाहर से देखिए, बाहर जाएगा तो उसको, पुलिस को उनको पूरा मालूम है।
यदि आपकी थोड़ी बहुत भी ऑब्जेक्शनेबल गतिविधियां मिली तो एयरपोर्ट पे आपसे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये प्रोएक्टिव सिस्टम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रखना चाहिए, क्योंकि दरखास्त जांच जो होती है कि किसी की शिकायत हुई, जांच करने गए, जांच करने किस तरह के व्यक्ति गए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जी। तो उसका एक हमारे पास यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर रिकॉर्ड है, तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी ने कितना सही काम किया या कितना गलत किया। या मान लीजिए उस पर कोई अनुचित दबाव डालने कोई गए थे तो उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता और अधिकतर ये मान लिया जाता है, जैसा अभी आपने कहा कि यानी भ्रष्टाचार की शिकायत बड़ी कॉमन होती है या किसी भी तरह की दूसरी अत्याचार की शिकायत बड़ी कॉमन हो जाती है, और उसमें जो हमें डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता उसको बोलने के लिए। मान लीजिए 10 आदमी आके बोलने लगे तो प्राय माना जाएगा कि उस पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने कुछ गड़बड़ की होगी। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। आरोप लगाना बहुत सामान्य सी चीज़ है, लेकिन समाज में या प्रदेश में आपको ऐसा महसूस हुआ, पूरी पुलिस तो नहीं, लेकिन इस विभाग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक नेक्सस है, वो नेक्सस राजनेताओं के साथ, माफियाओं के साथ है? इसमें कुछ कर्मचारी तो होते हैं बहुत कम संख्या में, लेकिन इस तरह के होते हैं जिन पे कि उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग और एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं से रिड्रेसल मिल गया अपने ये बताने के लिए कि नहीं हमें तो गलत फंसा है, कई यानी गड़बड़ रहते हैं लेकिन तो भी बच जाते हैं। सिस्टम की जो वीकनेस है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो उस सिस्टम को हम आपका अनुभव क्या कहता है कि सिस्टम में कौन कौन सी वीकनेसेस हैं? क्योंकि कम से कम उन्हें सुधारा जा सकता है, उनको बताया जा सकता है, आने वाली जो व्यवस्था है वो उस पर काम करे, उसको सोचे, उसको समझे। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रोएक्टिव सिस्टम है हमें लाना चाहिए, और एक प्रॉपर रिकॉर्ड हम पूरी अपनी गतिविधियों का रिकॉर्ड चाहते हैं कि उसको रखा जाए। और इसको दूसरा काम ये होना चाहिए कि इस फीड को यानी निगलेक्ट ना करा जाए, इसको हर दिन इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसके अधिकारियों को तुरंत, और जो भी यदि मान लीजिए गलती हुई तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो पूछेंगे कि वाकई पुलिस के पास उतनी स्वतंत्रता है जिससे वो अपना काम कर पाती है, या कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी राजनीतिक दबाव होता है। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी मुख्य बिंदु हैं जिनके जरिए पुलिस अगर बेहतर काम कर रही तो उसको और सुधारा जा सकता है और समाज में हर व्यक्ति उसका सम्मान करे। नंदन दुबे साहब हमारे साथ मौजूद है। दुबे जी, हम ये जानना चाहते हैं, आपको कहीं ऐसा अनुभव लगा आपकी पूरी सर्विस में कि पुलिस के ऊपर भी राजनीतिक दबाव होता है, जबकि पुलिस को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जिससे वो स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर सके और उसके बेहतर परिणाम आए? आज की परिस्थिति में भी आप अपने अपने इसका एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत से अधिकारी जिनको बोला जाता है अच्छे अधिकारी हैं जी। और बहुत ऐसे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए वो लोग बोलते हैं कि बहुत ही निकृष्ट हैं और ठीक नहीं है। तो ये जो अच्छे अधिकारी हैं इसमें जो सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उनको समस्या यदि आई है और उसकी लीगल मेरिट्स पे उन्होंने यदि एक्शन ले लिया है, यदि तुरंत ले लें आप तो फिर कोई प्रेशर नहीं आएगा। समस्या तब होती है जबकि इसमें आप टाइम गैप छोड़ देते हैं और प्रेशर आने शुरू होते हैं इधर से उधर से कहीं जगह से। तो ये मौका देना और ना देना ये दोनों उस पुलिस अधिकारी के ऊपर है। मतलब आप मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई कठोर कार्य करता है, अपनी दम पर, अपनी हिम्मत पर आगे बढ़ता है और अगर वो रसूखदार है तो इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है? निश्चित रूप से इसमें यदि आपने तत्काल कार्रवाई कर दी तब तो ठीक है, आपने अपना काम पूरा कर दिया जी। और यदि आपने उसको मौका दिया तो उसको आप अनावश्यक रूप से एक टाइम दे रहे हैं जो कि वो इधर उधर से अपनी या तो कोई कहानी गढ़े या फिर कुछ दूसरी कार्रवाई करे। तो ये इस चीज़ को बचाने के लिए जो अच्छे अधिकारी वो तो नए तत्काल एक्शन लेते हैं और अपना कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस कलेक्शन इतना कर लेते हैं कि कोई यदि शिकायत भी करता है तो उसको आप बता सकते हैं कि इसमें एविडेंस क्या है आपके पास। एक मुद्दा था, एक ऐसा मुद्दा जिसके कारण मध्य प्रदेश की पुलिस या मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह भी लगा और अखबारों में काफ़ी सुर्खियों में रहा। मैं बात व्यापम घोटाले की कर रहा हूँ। कुछ राजनेताओं के नाम उसमें आए,
कई ऐसे लोग जो आज भी सलाखों के पीछे हैं, कई ऐसे लोग जो बाहर हैं, प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन तमाम तरह की बातें उनको लेकर होती हैं। क्या आपको लगता है कि व्यापम घोटाले की जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है? उसमें जिन लोगों के नाम हैं वो सही में अंदर हैं, और जिन लोगों के कुछ ऐसे भी नाम हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह उठता है वो आज भी बाहर हैं? इसमें आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो मामला पिछले साल भर के करीब से ज़्यादा हो गया अब तो, और ये कई बार इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी हुई है, कभी किसी की जमानत के सिलसिले में हुई, या कभी किसी केस के चालान के संबंध में हुई। ये लगातार यानी जुडिशियल स्क्रूटनी में है, और ये प्रॉपर मॉनिटरिंग में भी है। और इसमें आज तक जो एविडेंस है उसकी बेसिस पे कार्रवाई हुई है, और इसमें कोई अक्यूज की तरफ से बोला जाए वो अलग बात है, लेकिन जितनी एविडेंस है उसकी बेसिस पे और एक लॉजिकल स्टेज में और एक लॉजिकल सीक्वेंस में पूरी कार्रवाई हुई। तो जब लेकिन आपको उमा जी के घर जाना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी? नहीं, वो तो बड़ी सीधी सी बात, आप 60 सीआरपीसी पढ़ लें, बड़ी क्लियर कट यानी कानूनी रूप से उसमें लेट डाउन है। यदि वो कुछ चीज़ किसी चीज़ को यदि कहना चाहती हैं तो जितनी भी लेडी विटनेसेस होती हैं इनके 160 सीआरपीसी के हिसाब से उनके घर में ही उनका बयान लिया जाना चाहिए, और वो अपना पक्ष रखना चाहती थी निश्चित रूप से। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि आगे जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो चार्जशीट है उसमें उमा जी का नाम भी है प्रमुखता के साथ, और ये कहा गया है कि उसमें कई लोगों की भर्तियां उमा जी के द्वारा कराई गई हैं, जबकि उस समय मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। अब इस प्रश्न का यदि मैं जवाब दूंगा तो आप फिर कहेंगे कि इसमें किसी तरह की कोई चीट इन्वॉल्व है। तो इसमें बेहतर ये है कि आप कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया। हाँ, कोर्ट के ऊपर आप इसको छोड़ें, और आप बार बार यही कहा जाता है कि हाई कोर्ट मॉनिटरिंग यदि हो रही तो उसमें इसके बारे में खुलासा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस में जो व्यक्ति शामिल है उसके सामने एक चुनौती हमने देखा कि एक कांस्टेबल वो कई घंटे जॉब करता है, और जब वो अपने घर जाता है तो उसकी घर की दुर्दशा ठीक नहीं होती है, वो जहाँ रहता है उसकी कॉलोनी ठीक नहीं होती है। जितना पैसा उसे मिलना चाहिए, एक पुलिस में काम करने वाले व्यक्ति को जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता, उतने पक्ष उसे नहीं मिलते हैं। आपको लगता है कि सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए? निश्चित क्योंकि रूप वो से अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने घर के लोगों को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम नहीं, कर रहा बिल्कुल निश्चित रूप से ये इंटरनेशनल लेबर लॉज में भी लिखा हुआ है कि 8 घंटे की ये एक जो ड्यूटी इससे ज़्यादा नहीं ली जाना चाहिए उसका। लेकिन जब आप इसको काम के रूप में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब आपको उतना एक्स्ट्रा फोर्स पे चाहिए। और हम लोगों ने इसके प्रस्ताव बना के भेजे थे। 90,000 का हमारा शॉर्टफॉल था, जो अपने मापदंड निर्धारित हैं, चाहे वो केंद्र शासन के हों या राज्य शासन के हों, विभिन्न एक्ट्स में जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसके हिसाब से। तो अभी 90,000 इसमें आजकल सैलरीज बढ़ने के बाद में एक बार में तो नहीं बढ़ पाई, लेकिन अभी 21,000 का जो हमारा फोर्स बढ़ा या जिसका कमिटमेंट गवर्नमेंट ने किया है, इसके बाद सिचुएशन थोड़ी ईज होगी। और अभी जो 13 से 14 घंटा कांस्टेबल का आ रहा है एवरेज वर्किंग आवर्स, और जो सब इंस्पेक्टर्स के लेवल पे 16 से 18 घंटे के बीच में आ रहा है। तो निश्चित रूप से एक कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें बहुत सी चीज़ें करना है, कानून में हमारे दायित्व हैं कि जब इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स यदि आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये 24 घंटे का जो दिन होता है उसमें अपेक्षाएं हमसे 52 घंटे की हैं। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि जिसकी वजह से जो कभी कभी आता है ना, ये फलानी चीज़ नहीं होना चाहिए थी हुई, या ये पुलिस का इसमें पर्टिकुलर चीज़ में वो परफॉर्मेंस नहीं रहा जो उससे अपेक्षित था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह से समस्याएं होती हैं। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में दो बड़ी चीज थी, पहले चंबल के डाकू, उसके बाद नक्सलाइट एक हिस्सा था जो उससे इफेक्टेड था। गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब मध्य प्रदेश में नक्सलाइट नहीं है। चंबल के बीड़ों में अब डाकू उस तरीके से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव लगातार बिगड़ता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे सुधरेगा? ये मतलब कम्युनली हाइपर सेंसिटिव एरिया है आपका, इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग है इसमें, और जबलपुर संभाग है, जो कि खास तौर से, और कुछ बाकी क्षेत्र में भी कई कई पॉकेट्स हैं इसके जहाँ पे कम्युनल हाइपर सेंसिटिविटी दिखती है। यानी 19 डिस्ट्रिक्ट हमारी ऐसी जो हाइपर सेंसिटिव हैं। तो ये हमारे काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें कि यानी कॉन्स्टेंट विजिल की आवश्यकता है। अभी जो कई ऐसे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, जो इराक में कुछ हो रहा है या कहीं और हो रहा है, तो उसका भी कई बार फेसबुक या ट्विटर या दूसरा सोशल मीडिया इसका इस्तेमाल करके कई बार ऐसी भ्रांति फैलाने की कोशिश होती है। तो ये मिसचीफ है, इसको काफ़ी स्ट्रांगली डील करने की आवश्यक है। आपकी जो शहर की जो पुलिसिंग है, खासतौर से जो बड़े शहर हैं इसमें, जिसको अपन मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलना चाहिए, तो उन सभी में
पुलिस का रिस्पॉन्स है उसको सुधारने की आवश्यकता है। कुछ इसमें कानून भी यदि लाया जाए, कुछ सिस्टम्स हैं जैसे पुलिस कमिश्नर सिस्टम वगैरह, तो ये इसको रिकमेंड इसलिए किया जाता है कि इसमें अर्बन क्राइम जो होता है और मेट्रोपॉलिटन क्राइम होता है उसमें नहीं तो एक सीमा, एक वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जब आपके सेंसेशनल कुछ ऑफेंसेस 2-4 हुए, चाहे वो इंदौर में हो, ग्वालियर, जबलपुर, कहीं भी हो, एक वो इंडिकेट करता है कि आपको अपने सिस्टम्स हैं वो उसको सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रिवेंटिव जो एक्शन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इसमें मैं कमिश्नर सिस्टम में इसको ज़्यादा इफेक्टिवली डील किया जा सकता है। तो किया जाता है। बिल्कुल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो पूछेंगे अब दुबे साहब से कि अब क्या, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने अगर बेहतर काम किया है तो जो सरकारी आंकड़े हैं केंद्र सरकार के, जिससे अपराध नापा जाता है, उसमें महिला अत्याचार को लेकर अब भी मध्य प्रदेश आगे क्यों? ये हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं की इसका आंकड़े को की डॉक्टरी हम करें। और स्टेटिस्टिकल कंट्रोल सबसे खराब होता है। मतलब आप यदि वास्तविकता से एकदम दूर हटना चाहते हैं और आंकड़े कम ज़्यादा कर लें तो उससे आप अपने आप को भ्रांति में रख सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए आप भ्रांति में रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति आंकड़े झूठे होते हैं सरकार के? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो आंकड़े हैं ये हमारे पास जो भी रिपोर्ट करने आया हमने जो फरियादी उसके सेटिस्फेक्शन को नंबर 1 किया जी, और उसने रिपोर्ट की हमने दर्ज की। इसमें से आप यदि इसमें आप आगे जाना चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूं कि 100 यदि महिलाओं ने यदि रिपोर्ट की तो उसमें बाद में करीब 55 से 60% जो महिलाएं उन्होंने कोर्ट में अपनी खुद की स्टोरी है वो सपोर्ट नहीं की है, तो यानी अपनी घटना ना होना बताती हैं। तो 100 में से यदि आप 60 निकाल दोगे तो आपको 40 बचेंगे जी। तो जिन प्रकरणों को एक्चुअली कोर्ट में ट्रायल के रूप में आपको, इसके लिए कोई मैकेनिज्म निकालने की कोशिश कर रही है पुलिस की? शुरुआती दौर में आप कहते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने मामला दर्ज किया, हमने इस पर एक स्पेशल शो भी किया था, और जब वो मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वो महिला समझौता कर लेती है, वो समझौता किसी भी तरह का होता है, और बाद में खुद पुलिस अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। क्या इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म निकाला है? इसमें अंग्रेजों के ज़माने से अपना जो CRPC है उसमें यदि मामला सही पाया जाता है तो उसमें चार्जशीट होना चाहिए, यदि झूठा पाया जाता है तो एक्सपंज रिपोर्ट उसमें जाना चाहिए, और यदि इनसफिशिएंट एविडेंस है तो उसमें खात्मा चला जाता है। तो ये व्यवस्था अपनी तीनों काफ़ी जब से कानून लागू हुआ तब से है, और ये बदलाव की जरूरत है। जी हाँ, इसमें जहाँ तक इसमें बदलाव करें या इसमें आप मान के चलें कि इसमें तीनों तरह का डिस्पोजल इसका होगा। तो जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये पुलिस अपने लेवल पे इसको जज उसको नहीं करना चाहिए कि क्या सच्चा और क्या झूठा। नहीं तो जैसे कई जगह होता है जो इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल हुआ या कुछ और किसी तरह से दबाव डाल सकने वाला आदमी हुआ तो उसको उसका मैनिपुलेशन करेगा सही केस में भी, और आप यानी जो प्राइमरी स्टेज है लॉ एनफोर्समेंट की उस पर ही उसको डिफीट कर देंगे तो वो ठीक नहीं है। तो ये सिस्टम में कोई बुराई नहीं है जी, हमें सुनना सबकी चाहिए और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए कि उसका डिस्पोजल करें। तो कोर्ट में सारी चीज़ें अपने आप सामने आना चाहिए और वो स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। दुबे जी, सरकार का नियम है कि आपको एक तय उम्र में रिटायर्ड होना है, सेवानिवृत्त होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति शरीर से काम नहीं कर सकता, प्रशासन का काम नहीं कर सकता। अब क्या, क्योंकि आपका कार्यकाल, आपकी प्रशासनिक दक्षता, क्षमता सरकार को पता है, सरकार के लोगों को पता है, क्या हम उम्मीद करें कि अब भी सरकार को आपकी जरूरत है, यहां ना सही कहीं और सरकार आपको? जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को तो अपने व्यक्तिगत काम करना है जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। जी, शासन को मेरा क्या करना है क्या नहीं करना है ये यानी उसकी चिंता मुझको नहीं है। जी, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी प्राथमिकता? अभी तो मैं अपना जो पर्सनल काम है उसको निपटाऊंगा। जैसे क्या? परिवार के काम? परिवार से संबंधित है जो प्रायर निगलेक्ट होते हैं, चाहे मेरे जैसे और भी बाकी पुलिस अधिकारी वो भी निगलेक्ट करते हैं परिवार से, यानी उतना कट ऑफ होना पड़ता है क्योंकि समय नहीं दे पाते उतना। अब परिवार को आप समय देना चाहते हैं पूरी तरह से। खाली समय में आप क्या करते हैं, कैसे आप अपना समय? खाली समय में तो बहुत से जो अपने इंटरेस्ट हैं उसको देखते हैं।
आपको फिल्म देखना पसंद है, आपको गाने गाना देखना पसंद है, आपको परिवार के साथ म्यूज़िक बाहर म्यूज़िक एक इंटरेस्ट है, फिर थोड़ा बहुत ये जो अपनी बाप दादों का ज्ञान है, जो पुरानी किताबें हमारे घर में पड़ी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजी की है या एस्ट्रोनॉमी की है, हमारी मैथमेटिक्स हमारा फील्ड रहा है, तो इस तरह की किताबें उनसे उनका अध्ययन उसमें काफ़ी यानी आसानी से समय निकल सकता है। ये कहा जाता है कि आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी हैं। निश्चित रूप से ये तो हमें अपनी विरासत में मिला है, हमारे यानी परिवार की परंपरा में है, तो वो तो अपनी जगह दुरुस्त है। तो जी आपके बारे में हमने ये सुना है कि आपके म्यूज़िक में बहुत अच्छी रुचि है और आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, चूँकि बड़ा यादगार पल है, तो कुछ स्वर लहरियाँ अगर आप हमें सुना दें और मध्य प्रदेश के दर्शक भी सुन पाएंगे। बेसिकली ये जो स्वांतः सुखाय जो बोला जाता है, जी वो यानी हमने कभी ऐसा बहुत अधिक बाहर जाके कुछ नहीं किया, अपनी जो बाथरूम सिंगर टाइप के हैं, तो उसी में जो कुछ ट्राई किया। जी 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो, जुल्फे है जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मई के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के दर्शक आज ये भी नंदन दुबे साहब का रूप देखेंगे और वाकई मानेंगे कि आपके अंदर प्रशासनिक दक्षता के साथ दूसरी कई प्रतिभाएं और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।